दोस्तों, जिस शिक्षक के नीचे किसी शख्स ने 8 वर्ष गुजारे हों और एक ऐसी शिक्षा प्राप्त की हो जिसकी बदौलत वो अपना जीवन यापन और अपना भरण पोषण है वो अच्छी तरीके से कर पाए। शिक्षक और गुरु की महिमा है इस देश में बड़ी निराली है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में आपको उस हस्ती से मिलाने वाला हूं जो गुमनाम रही है अपने आप में, जिनकी छाप एक गांव में एक इस तरीके से रही है जिसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि त्रेता युग में जिस प्रकार से गुरुओं की आदर मान और जिस प्रकार की भावना लोगों के बीच रहा करती थी, उन गुरुजनों की भावना आज भी वैसी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कृष्ण जी भार्गव सर की, जिनके नीचे 8 साल मैंने भी गुजारे हैं और ऐसे ऐसे युवा पढ़कर एक अच्छे मुकाम हासिल कर पाए हैं। पूरी डिटेल से आज आपको हर एक सवाल का जवाब इनके मुंह से हम सुनवाएंगे। बने रहे हमारे वीडियो के साथ और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आम जन उपयोगी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम इनसे ही निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने राजकीय सेवा में बड़ा मतलब सफर है वो तय किया है। कृष्ण जी, आपका मीडिया 4x4 में दिल की गहराइयों से स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि भाई एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आपने हम जैसे युवाओं को एक नया मुकाम हासिल करने की बड़ी पद्धति है वो दी है। आपने राजकीय सेवा में कितने साल है वो गुजारे? मैंने राजकीय सेवा में 29 वर्ष और 2 माह सेवा की है। अच्छा अच्छा। इससे पहले मैं लगभग 8 साल तक निजी विद्यालय में भी पढ़ाता रहा। अच्छा, मतलब राजकीय सेवा से पहले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे? अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, एक चीज और आपके बारे में बड़ी फेमस है कि आप संगीत में बड़ी रुचि रखते हैं। तो पूरी डिटेल बताएं कि संगीत में और जो पढ़ाने में जो फर्क है वो क्या है? संगीत वैसे तो मैंने कहीं कोई सीखा नहीं है। जी जी। लेकिन मेरी रुचि थी कक्षा 3 में जब मैं पढ़ता था तब से। अच्छा अच्छा। और यहाँ वृत्त स्तरीय टूर्नामेंट हुआ करते थे। हम्म। जमुनाधर मोतीलाल साहब जी स्कूल में हम पढ़ते थे। जी जी। हमारे भाई साहब से संतोष जी। हम्म। तो उनके सानिध्य में हम उस टूर्नामेंट में गए थे। मेरे याद है कि उस तीसरी कक्षा में जब थे तो मार राग में मोरूकर मारो देश माने प्यारो लागे जी, अच्छा अच्छा। इस गीत को मैंने गाया था। मेरे साथी कलाकार थे विजय कुमार, अध्यापक थे। जी जी। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में। मेरे बड़े भाई साहब नंदलाल जी, और हम तीनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अच्छा। अब शिक्षा और संगीत जो है वो तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो वैसे कंपेयर ही है। बिल्कुल। और शैक्षिक गतिविधि के अंदर संगीत अनिवार्य है। और अगर शिक्षा भी संगीतमय हो तो फिर तो 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा भाई, बिल्कुल, क्योंकि हम इनके साथ 8 साल पढ़े हैं और संगीत के साथ साथ जिस प्रकार की शिक्षा इन्होंने हमारे बीच बांटी है उसका आनंद आज भी आ रहा है। एक चीज और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप लगातार 30 वर्षों तक राजकीय सेवा में रहे हैं, लगभग 30 साल हम मान सकते हैं। तो उस 30 साल में और आज की शिक्षा में कितना अंतर आ गया है? अंतर है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है तब में और अब में। भाई, अब है वो कठिन हो गई या सरल बना दिया गया सिस्टम को? शिक्षा का जो सिस्टम है वो सरल है। हाँ, अब सरल है। भी एक चीज और बीच में मैं बात काटना चाहूंगा कि सरल उपयोगी है क्या जो आम बच्चे हैं उनके लिए? हमारी शिक्षा शुरू से जैसी रही है वो तो वैसे ही है, उपयोगी तो कुछ नहीं है। रोजगार उन्मुखी शिक्षा हमारी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन पहले से सरल हुई है, संसाधन ज्यादा हुए हैं और संसाधनों के कारण अब शिक्षा सरल है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, सरलता जिस प्रकार दी गई है, भाई आपको नहीं लगता इस सरलता के पीछे कंपटीशन छुपा हुआ है? बच्चों को धकेल दिया गया एक कंपटीशन के बीच में, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले भविष्य पर पड़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, एक्चुअल जो शिक्षा है वो बच्चों के बीच में नहीं ला पा रहे हैं, सरकार हो चाहे वो शिक्षक हो। इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा। अब
कंपटीशन अब ज्यादा होना तो इसलिए है कि क्योंकि पहले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कम रुचि हुआ करती थी, बिल्कुल। और कम रुचि के कारण व्यापक स्तर भी नहीं था, गांवों तक शिक्षा नहीं थी। आज गांवों में भी शिक्षा है। आज बड़े बड़े संस्थान जो निजी क्षेत्र में चल रहे हैं, और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े हैं, तो कंपटीशन तो होना ही था, और सभी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं। हाँ, एक बता रहा हूँ ना आपको, एक कंपटीशन डाल सभी दिया गया है। नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए कंपटीशन ज्यादा है। बस एक साथ में जी। जो हमारे राजकीय संस्थान है, उनके प्रति जो रुझान है वो कम हुआ है। कम होने के पीछे कारण? कम होने के पीछे कारण एक तो सीधा सा कारण है, जो निजी विद्यालय है ही। हाँ, एक तो मोटा कारण ये हो गया, निजी विद्यालय। लेकिन निजी विद्यालय भी जब तक अभिभावक नहीं चाहे तब तो निजी विद्यालय को भी नहीं मान सकते। लेकिन घरों में हमारे वहां भी कंपटीशन बढ़ गया है। एक का बच्चा अगर निजी स्कूल में जाता है ना, तो पड़ोसी चाहे सक्षम है या नहीं है, वो भी वहीं भेजना चाहता है। देखा देखी चल रही है। नंबर 2, हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं, उनमें अधिकांश विद्यालयों में क्या है कि स्टाफ की कमी होती है। स्टाफ के साथ साथ जो राजकीय कार्य, अन्य कार्य जो है, वो भी शिक्षकों के चलते रहते हैं। अच्छा। तो इस कारण से क्या है कि वहां थोड़ी शिथिलता आ जाती है। अगर देखा जाए तो हमारे जो सरकारी विद्यालय के अध्यापक हैं, वो कंपटीशन की, जैसे हम बात कर रहे थे, कंपटीशन पास करके आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। बिल्कुल भाई, उनको धकेल दिया गया पीछे। मैं निजी विद्यालय की काट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वहां भी अच्छे एजुकेटेड शिक्षक हैं इस समय, लेकिन वो सारे के सारे किसी कारणवश वो लगे नहीं, वो वंचित हो गए। है तो वही ना। बिल्कुल। आपके इस सवाल के ऊपर लोग ये कहेंगे कि भाई सर बोल रहे हैं कि भाई जो निजी विद्यालय हैं वो उनकी बढ़ोतरी हो रही है, राजकीय सेवा में आप रहे हैं, तो राजकीय जो विद्यालय हैं उनमें जो गतिविधियां हैं वो अलग हो गई हैं, और जो छात्रों की गिनती है वो कम होती जा रही है। तो लोग कहेंगे कि क्या सरकारी जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को सरकारी वो प्राइवेट विद्यालय में नहीं भेजते भी होंगे? जी हाँ, सभी भेजते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? वैसे सभी भेजते हैं। उसका कारण यही है कि अपने सरकारी विद्यालय, जैसे मैंने कहा ना, सरकारी विद्यालय में जो अन्य काम होते हैं, ज्यादातर शिक्षक उन अन्य कामों में लगे रहते हैं। एक बात, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। नंबर 2 बात उसमें यह है कि जैसे हमारे गांव में 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए, लेकिन उनमें सब्जेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल। एक शिक्षाविद जो है, एक अध्यापक ही मान लेते हैं, एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाता है, घर पे भी वो तैयारी करवाता होगा, और आगे जाकर जब वो अपने बच्चे को जो कोई सब्जेक्ट दिलवाना चाहता है, और वो सब्जेक्ट उन सरकारी विद्यालयों में नहीं है, तो वो नजदीकी किसी निजी विद्यालय में तो उसको भेजेगा ही। मजबूरी होगी, वो मजबूरी है वो। और शहरी क्षेत्रों में ऐसा है कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर क्या है कि जैसे स्कूल दूर है, बिल्कुल, कोई निजी स्कूल पास में, तो वो अपने बच्चों को वहां भेज देगा। भी आजकल सुविधा फिर कुछ निजी विद्यालयों में जो सुविधाएं अब है, जैसे घर से बसों में ले जाना है, बिल्कुल, यानी वो उसका भार कम हो जाता है, इसलिए वो वहां भेजते हैं। मतलब सुविधा को ज्यादा देख रहे हैं लोग। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स में वो वेल एजुकेटेड है, वो किसी मायने में कम नहीं है। अगर उनको भी पूरा समय मिले तो वो भी एक अच्छा परिणाम दे सकते हैं। भी सरकार से हम अपील कर रहे हैं हमारे गुरुजन की तरफ से कि भाई जो ई मित्र वाला काम है, जो क्योंकि उन्हें सरकारी टीचरों को एक झोला पकड़ा दिया गया है कि घर घर घूमिए और आपको ये कागजी कार्रवाई आपको करनी है, हालांकि काम इनका है बच्चों को पढ़ाना, उससे इस राह से उन शिक्षकों को हटा दिया गया। ये रियलिटी है। कंपटीशन की सर हम बात कर रहे थे क्योंकि बच्चों को कंपटीशन में धकेल दिया गया, लेकिन पुराने समय की मैं बात करूं, आम जन के बीच हम जाते हैं तो 5-5 क्लास पढ़े हुए जो बुजुर्ग हैं वो आज के युग के जो बच्चे हैं, आधुनिक युग के उन बच्चों को उलझा कर रख देते हैं। तो उस शिक्षा में और इस शिक्षा में अंतर क्या रह गया? मैंने कहा ना कि अब जो प्रचलित पद्धति है
अब जैसे बुजुर्गों की बात कही, अधिकांश बुजुर्ग जो हैं वो पुराने जो पहाड़े हुआ करते थे उनमें उलझा लेते हैं? बिल्कुल। उनमें सवैया, ढैया, ये भी पहाड़े हुआ करते थे, यानी सवा का पहाड़ा बोलते थे, ढाई का पहाड़ा बोलते थे, और वो उनके कंठस्थ है, और उन्होंने वो कंठस्थ भी विद्यालय में नहीं, घरों में कर लिए थे। अच्छा, ये उनका हिसाब हुआ करता था। आज वो प्रचलन में नहीं है, वो दिया गया है वो। हाँ, वो प्रचलन में नहीं है। और अब जो पद्धति है उसके अनुसार बच्चे जो है वो जानते हैं, तो वो उनके पास जाकर तो उलझ ही जाते हैं। हाँ भाई, एक चीज ये भी देखिए कि उस पद्धति को यदि हम याद रखें हाँ, तो हाँ। आज के युग में वो काम भी आ रही है। हाँ, और अब जो शिक्षा चल रही है वो कहीं काम नहीं आ रही। ये चीज भी भाई मैं आपसे जानना ही चाहूंगा, रियलिटी नहीं, ये जो हम बात कर रहे हैं गिनती वाली, वो तो ऐसा है कि अब वाली है वही चल रही है फिलहाल, पूरे विश्व में जो चल रहा है वही चल रहा है भाई। घर वाले बोल दे, पद्धति चल रही है। घरों में भी आजकल हमने वो जो अपने पहले वाले तोलने के बाट हुआ करते थे, और ये जो पाव, अधशेरा, शेर, पंसेरी, और ये जैसे 20 किलो को धून कहते थे, मन कहते थे, वो चीजें तो रही नहीं है। बिल्कुल। वो बच्चों को पता भी नहीं है। सही, ये बात है। गुरुदेव, एक चीज और आपसे पूछूंगा। आप राजकीय सेवा में 30 साल बिता चुके हैं, आनंद है वो आपने लिया है जी, लेकिन एक समय था तब लोग कहा करते थे कि सरकारी सेवा में जाने से अच्छा है कि घर का काम कर, घर के ऊंट चरा, भेड़ चरा, गाय चरा, लेकिन सरकारी नौकरी है वो नहीं करनी। इसके पीछे आज तक मुझे कोई रीजन, ठोस रीजन नहीं मिला। इसके पीछे मैं मेरे अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे तो वो एक तो सरकार से ही डरते थे। अच्छा। और जो सरकारी नौकरियां जो है वो नजदीक में नहीं हुआ करती थी, इतनी दूर होती थी, वो दूर थी। बिल्कुल। और लोग वहां तक जाना नहीं चाहते थे। जहां तक पैसे की बात है तो वो भी इतने सारे पैसे उनको नहीं मिल पाते थे, तनख्वाह कम होती थी। हाँ बिल्कुल। अब ये 1980 के पास की तनख्वाह का अगर आज हम देखें, तुलना करें, तो उसमें काफी अंतर है। मैं 96 में लगा था और मेरी जो फर्स्ट पे थी वो 3000 रुपए थी लगभग। अच्छा, शुरुआत में। हाँ। अच्छा। और ये 30 साल बाद मेरा जो मूल वेतन है वो फुल थी, तो अब की जो फुल करें तो 1,27,000 के लगभग होती है। बिल्कुल, रात दिन का अंतर आ गया, तो बहुत ज्यादा अंतर आ गया। आज जो लगने वाला बच्चा है, जो अभी लगता है, और वो जब यानी 2 साल तो प्रोबेशन होता है, और प्रोबेशन में के बाद वो तनख्वाह लेता है तो लगभग 50,000 रुपए लेता है। अब वो 3,000 और 50,000 का अंतर करें, वो भी ज्यादा है। बिल्कुल। और इतने रुपए आज मजदूरी में नहीं है, मजदूर वर्ग के लिए नहीं है। उस समय का मजदूर जो है उसमें और कर्मचारी में अंतर कम था, बराबर था, मतलब बराबर तो नहीं था, लेकिन फिर भी अंतर कम था। और आज का जो मजदूर है, एक मिस्त्री मान लो, और आज का एक कर्मचारी है, उसमें अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, अब तो बहुत ज्यादा है। नौकरी के पीछे इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि कोई भी काम करते हैं बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, फिर वो सफल हो या न हो। और सबके पास तो काम नहीं है ना। बिल्कुल है। व्यापारी वर्ग है, ये जो पहले से कर रहा है, तो उनके घर वाले हैं, वो तो उसी में लगना चाहेंगे, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आम जो व्यक्ति है वो रिस्क नहीं ले सकता, और वो रिस्क नहीं लेगा तो फिर व्यापार तो नहीं कर पाएगा। बच्चों को तैयारी करवाएगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। हालांकि इसमें देखो, बच्चे को 18 वर्ष के बाद वो तैयारियों में लग जाता, बेरोजगार मान लिया जाता है, बेरोजगार मान लिया जाता है। उसके बाद वो नौकरी नहीं लगता है, 2 साल नहीं लगता, 4 साल नहीं लगता, हालांकि वो 30 साल तक हो जाता है, नौकरी नहीं लगता। और एक अन्य काम करने वाला है, जैसे कोई व्यापारी का लड़का है, वो अपने व्यापार में जाकर बैठेगा तो वो तब तक 12 साल का अनुभव उसके पास हो जाएगा। 18 से 30 तक जाएगा तो 12 साल का उसके पास अनुभव हो जाएगा, और वो एक सफल व्यवसायी बन जाएगा। जबकि वो जो बेरोजगार बच्चा है वो तो फिर कहीं नहीं रहता।
वो कुछ काम भी नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा वो काम? बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कोई काम भी नहीं कर पाएगा। हम्म, और इस प्रकार से क्या है कि हम वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हम्म। लेकिन हमें बच्चों को अलग राह पर ले जाना चाहिए। भाई हकीकत कुछ और है। और हमारी जो शिक्षा है वो भी रोजगार उन्मुखी हो। बिल्कुल भाई, उस शिक्षा में वो सारी चीजें जोड़ी जाए। हम्म। भाई मैं तो ये मानता हूँ, मैंने देखा भी है, धीरे धीरे ये पैटर्न में आ भी रहा है। अब सरकार कब लेकर आएगी पता नहीं। जो कंपटीशन की तैयारी मतलब फाइनल करने के बाद करनी होती है, वो क्यों छठी क्लास के बाद नहीं लगाई जा रही? नहीं, एक बात और है, जो रोजगार उन्मुखी शिक्षा है, हालांकि व्यावसायिक शिक्षा जो आगे फिर से शुरू कर दी गई है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के कुछ, जैसे अपने साहित्य पुस्तक के रूप में ये चलती है, स्वास्थ्य शिक्षा है, कला शिक्षा है, SUPW है, कोई महत्व नहीं, कोई नंबरों का महत्व नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए वो स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं जाती। क्यों ना इन तीनों को मिलाकर एक ही पेपर कर दिया जाए और उनका वेट रख दिया जाए, हाँ अलग से, तो इनको भी पढ़ाया जाए। और इसमें बहुत सारी उपयोगी चीजें हैं। वो आगे आगे आने वाले टाइम इसके में। साथ साथ जैसे ये कला शिक्षा चलती है, इसके अंतर्गत तो बहुत सारी कलाएं हैं। मूर्ति कला है, संगीत कला है, चित्रकला है, अन्य कलाएं भी है। तो इस कला में बच्चे जाएंगे कैसे? 6ठी से 8वीं तक ये जो आती है, यानी पहली से 8वीं वैसे, लेकिन 6ठी से 8वीं थोड़ा व्यापक रूप है, कोई किताब नहीं है, तो कौन पढ़ाएगा इनको? अगर इन सब्जेक्टों पर ध्यान दिया जाए, यहां तक कि कंप्यूटर है, अपने कंप्यूटर लैब स्कूलों में स्थापित कर दिए गए हैं। हाँ बहुत खर्चा किया सर, लेकिन उसके बावजूद 8वीं क्लास तक तो कोई पीरियड नहीं है कंप्यूटर का। हाँ पूरे अब बच्चों को मिल भी नहीं शिक्षक रहा भी दिए जा रहे हैं, दिए भी हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं क्लास में सिर्फ कंप्यूटर का पीरियड आता है। वो पीरियड ही आ रहा है बस। अब उसके बाद कुछ नहीं। तो नहीं, हाँ, तो वहां अगर कोई शिक्षक नहीं है तो सिखाया नहीं जाएगा। शिक्षक है तब भी बहुत कम उसको सिखाया जाता है। तो फिर कोई मतलब तो नहीं, और रोजगार की तरफ तो नहीं गए। सही है। एक चीज और पूछना चाहूंगा भैया, आप राजकीय सेवा में रहे हैं, एक समय था कि जो मतलब बच्चों के लिए पोषाहार आता था, जिसमें घुघरी बना करती थी, राजस्थान के अंदर बड़ा प्रचलन चला था और बच्चे खाया भी करते थे उस घुघरी में। और आज के बंद पैकेट के खाने जो बढ़िया क्वालिटी के भी मिल रहे हैं, बच्चे नकार भी रहे हैं। कारण क्या है कि बच्चे उस नजर से उसे नहीं देख रहे और घुघरी खाया करते थे? ये रियलिटी हमने भी देखा है। तो कारण क्या है? मतलब कहीं ना कहीं ये धांधली चल रही है, मुझे लग रहा है ये चीज। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो पोषाहार वहां होना चाहिए जहां इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल। हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात, इससे कोई नामांकन वृद्धि नहीं हुई है, नामांकन वृद्धि घटी है। कारण बिल्कुल मैं बताऊं कि जब मैं लगा था उस समय 3 किलो कणक दी जाती थी। हाँ। एक बच्चे को 3 किलो कणक दी जाती थी, मंथली वो दिया करते थे बच्चों को। और उसमें भी ये था कि भाई जिस बच्चे की 80% उपस्थिति है उसको दिया जाएगा। हाँ, सभी को नहीं देते। तो उसमें क्या था कि घर वाले जो थे वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेजते थे। तो कहने का मतलब 80% से ज्यादा उपस्थिति स्कूलों में रहती थी। बिल्कुल। और बच्चों को स्कूल भेजा जाता था। फिर ये दौर आया घुघरी का। घुघरी वाले दौर में बच्चों को घुघरी खिलाई गई, लेकिन अधिकांश उसमें भी वो एकदम वेस्ट हुई। ठीक है। और फिर आ गया दौर खाने का, रोटी। हाँ, रोटी सब्जी देने, रोटी सब्जी का। तो अधिकांश बच्चे खाते नहीं है। बिल्कुल है? और जहां गवर्नमेंट कहती है गुणवत्ता, चलो ठीक है, सब कुछ हो रहा है, खाना गुणवत्ता पूर्ण बन रहा है, बच्चे खा रहे हैं, अधिकारी चख रहे हैं, अध्यापक खा रहे हैं। लेकिन इससे क्या है, मैं तो इसको ऐसे जोड़ के देखता हूं कि सिर्फ बच्चों का नहीं, अगर इसमें कोई घर वालों का भी कुछ होता ना फायदा, हाँ तो सही रहता, तो बच्चे ज्यादा जुड़ते। बस यही सवाल और मेरी सोच ये है, तो मेरी सोच बताऊं, मेरी सोच ये है कि एक बच्चे पर रोज का जो खर्च है
वो स्कूल में 10 से 15 रुपए आता है, अच्छा। बनाने वाले को भी तो दिया जाता है, हम्म। वो कनक भी आती है, कोई परिवहन चार्ज भी होता है। मैं मानता हूँ कि 10 से 15 रुपए एक बच्चे पर खर्च हो रहा है। एवरेज हो रहा है। हम्म। तो क्यों ना एक बच्चे को 10 रुपए रोज के हिसाब से कह दिया जाए, जैसे ताऊ देवीलाल ने किया था ना हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर। सबसे पहले किया था कि कोई घुमक्कड़ जाति का बच्चा है तो रोज स्कूल आए 1 रुपया लेके जाए, अच्छा। ये योजना बनाई थी उस उन्होंने। वक्त में किया हाँ, था। तो वैसे ही अगर प्रत्येक बच्चे को 10 रुपए दिए जाएं रोज, कहने का मतलब अधिकतम 250 रुपए होंगे महीने के। 25 दिन स्कूल लगता है, 20 दिन लगता है, 26 दिन लगता है। वो और खाते में डाल दिया अगर जाए वो मतलब। उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए हाजिरी के अनुसार, वो जितना उपस्थित रहा है उतने दिन का, तो एक तो उसकी हाजिरी कम नहीं होगी क्योंकि वो स्कूल आएगा, घर वालों को भी वो सीधा फायदा दिखेगा। तो उसमें क्या है कि घर वाले बच्चे को स्कूल तक लेके आएंगे और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा। मैं तो ये मानता हूँ ये मैं खुद मान रहा हूँ, ये चीज नामांकन रियलिटी में ही बढ़ेगा यदि आप गुणवत्ता देते हैं। और तो अगर इससे भी ज्यादा गवर्नमेंट कुछ दे ना तो छात्रवृत्तियों को बंद कर दो ना, वो इधर जोड़ो ना, इसमें छात्रवृत्ति मिली नहीं है। और तो आ रही है SC/ST की आ रही है, SC/ST की छात्रवृत्तियां नियमित आ रही है, ठीक है, लेकिन आती कितनी है, सालाना थोड़ी सी आती है। तो क्यों ना पोसार के साथ ही जोड़ दिया जाए। हाँ, वो एक अलग अलग मैटर ही नहीं रहे। ये अपनी सोच है, ये अपनी सोच है, सोच लेकिन बड़ी है। लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई दोपहर का भोजन स्कूलों में दिया जाए, बच्चे घर नहीं जाएं, हैं? और पौष्टिक भोजन हो। हालांकि जो पौष्टिक भोजन हम विद्यालय में ये तैयार करके बच्चों को खिलाते हैं उसमें अधिकांश बच्चे खाते नहीं है, कुछ घर वाले ही ऐसे हैं तो वो उसको खाने भी नहीं देते। गुरुदेव बिल्कुल एक चीज और पूछना चाहूंगा कि उस दौर में मतलब आज से लगभग मैं बात करूं 2018 से पहले की, तो उस दौर में विद्यालय के अंदर लड़की और लड़कियां साथ खेला करते थे, साथ बैठा करते थे, कभी कोई शिकायत नहीं आई, किसी भी तरह की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई जिससे भाई शर्मिंदा होना पड़े किसी शिक्षक को। सही है। 2018 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि आज तक का रिकॉर्ड हम देखें तो बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें मतलब रेप केस भी शामिल हो गए और छेड़खानी के आरोप भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, और ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। इसमें बदलाव का कारण क्या है? इसमें सीधा सीधा ये मीडिया का प्रभाव है। मीडिया के माध्यम से हम जो कुछ भी देखते, चाहे टेलीविजन ले लो, फिर चाहे मोबाइल ले लो, और हर घर में एंड्रॉइड मोबाइल मिलेंगे, बच्चों तक पहुंच है, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका भी पता नहीं है? अच्छा, यानी बच्चे इस क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, एडवांस हो गया। और मोबाइल तो एक इस प्रकार का साधन है कि ये लेने के बाद बच्चा जो है वो घर वालों से कट गया है, घर वालों से बातचीत नहीं होती उसकी, वो जो संस्कार है उनसे अलग हो गया वो। अब वो घरेलू संस्कारों से दूर हो गया और होता चला जा रहा है। तो ये तो स्वाभाविक है, फिर होगा ही। मोटा मोटा कारण आप मोबाइल को मान रहे हैं? मोबाइल मान लेते हैं, बिल्कुल। टेलीविजन भी है लेकिन मोबाइल ज्यादा है। आप मानते हैं कि आजकल के जो बच्चों के जो पहनावा यदि हम देखें उसमें और उस समय के पहनावे में कोई फर्क है? हो सकता है आप देखें, माने न माने, बहुत ज्यादा फर्क है, माने या न माने, रियलिटी बताएं तो भी फर्क पड़ता है, पहनावे से फर्क पड़ता है एक नजर में। और एक आदमी की मानसिकता, जोसेफ मर्फी की एक किताब है उसमें स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि मानसिकता है वो कभी चेंज नहीं हो सकती आदमी की, तो देखने का जो नजरिया है उसमें तो बदलाव आना ही आना है। सिर्फ ये बच्चों में बदलाव नहीं है, घरों में भी बदलाव है। घर वाले भी क्या है कि जैसे महिला वर्ग मोबाइल देख लो चाहे फिर टेलीविजन देख लो, इनमें तो ये धारावाहिक आदि जो देखे जाते हैं, क्या है इन धारावाहिक को क्या परोसा जा रहा है हमें, वो धरातल पर भी प्रयोग हो रहा है, वो प्रयोग हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ तो वो ये नहीं समझते कि ये तो सेट लगे हुए हैं भैया, और ये इनका व्यापार है, इनकम है ये। बिल्कुल, हम इनकी तरह ही कैसे करेंगे, लेकिन कर रहे हैं, देखा देखी ज्यादा, बिल्कुल कर रहे हैं। अनावश्यक चीजें घरों में आ रही, कर्ज बढ़ रहा है लोगों का जिसकी मतलब जरूरत ही नहीं है हमारे घरों में, तो वो चीजें घर में आ रही हैं, सिर्फ ऐड देख के आ रही है, ऐड देख कर आ रही है। बिल्कुल, इससे क्या है कि आम आदमी जो है वो परेशान भी है, लेकिन फिर भी उसी के पीछे मिडिल क्लास लोग हैं वो मर रहे हैं, बड़े परेशान हैं।
लेकिन करें क्या। भी मिडिल क्लास लोग वो होते हैं जिनको गरीब भी नहीं रहना, रियलिटी बताएं, गरीब नहीं रहना उनको, और दिखावा है अमीरी जैसा करना, और इसी चक्कर में वो बढ़ जाते हैं कर्ज के नीचे। बिल्कुल बढ़ जाते हैं। ये रियलिटी है। एक चीज गुरुदेव आपसे पूछूंगा, 29 साल की आपके राजकीय करियर के अंदर ऐसा कोई किस्सा रहा हो कि ऐसा कोई दिन आया हो जिस दिन आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि भाई आज हम घर कैसे लेंगे, ऐसा कोई भाई कारण हो गया हो, ऐसा कोई बच्चे को आपने टच कर दिया और उसके बाद ऐसा माहौल बना हो जिसके बाद आपको हंसी भी आई हो और एक बार डर भी लगा हो एक बार, क्योंकि उस समय में ऐसे किस्से हुआ करते थे। तो एक बार आप दर्शकों के साथ शेयर जरूर करें। मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता है। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ कभी नहीं हुआ। नहीं, हाँ, आप तो सिंपल रहे हैं हमेशा से। और मैंने अगर बच्चों को कुछ कहा भी, पीटा भी, तब भी इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल, घर पे भी नहीं कहते थे। हाँ। लेकिन इस प्रकार के किस्से जो है वो विद्यालयों में हो जाते हैं। ये बात है। गुरुदेव एक चीज ये बताइए कि उस समय में जैसे आप पीट देते थे, जैसे मैं खुद इस चीज का भाई हूँ, प्रूफ बैठा हूँ कि मुझे पीटा जाता है, मुझे खुद को पीटा गया, और मेरी मनसा ऐसी थी कि गुरुजनों के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेषता मेरे मन में नहीं आई, और ऐसा मन में कोई भाव नहीं आया कि मैं घर पर जाकर कहूं कि भाई कृष्ण जी ने मुझे पीटा है, आप उन्हें ललकारिए। तो उस समय में और आज के समय में बच्चों को यदि आप पीट देते हैं तो ज्यादातर तो केसों में ये होता है पुलिस तक आ जाती है। ऐसी भावना क्यों चेंज हो गई है? भाई ये भावना घर वालों की नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी तो ऐसा कर दिया है। हाँ, एक कानून दे दिया अलग से। उन्होंने कानून दे दिया, तो अध्यापक पहले तो कुछ कहते ही नहीं है। और फिर भी कई बार क्या है कि हालांकि अध्यापक जो है वो बच्चे की बेहतरी के लिए करता है, और कई बार उनकी लग भी जाती है। तो ऐसा हो जाता है, पुलिस तक भी पहुंच जाते हैं। कुछ बिना कुछ किए भी ये मामले हो रहे हैं, क्योंकि आजकल लड़ाई झगड़ा बदला ये सब कुछ चल रहा है, तो एक दूसरे को कहकर भी करवाया जा सकता है। तो ये भी होता है। मेरे एक वाकया याद आ रहा है, ये अपने वहां बड़ा टिब्बा का ही था, और अभी मैं वहां से रिटायर होकर आया हूँ। सेवानिवृत्त होकर आए हैं। वो टेबल अब भी वहां मौजूद है। अच्छा। और अपना वो कमरा कूट वाला जो वो अभी गिरा दिया गया है, हाँ, वो गिर गया। उस कमरे की बात है। और मैं बैठा था, तो बच्चे आ रहे थे, कॉपी चेक कर रहा था। उसके क्या है कि कूट में एक कील थी। अच्छा। और वो लड़का तो मेरे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने क्या है कि उसके यूं हाथ से यहाँ मारी, और ऐसे करते ही क्या है कि वो उसके कील यहाँ लग गई, माथे में लग गई। मैंने भी नहीं देखा, उसने भी कुछ नहीं, वो बोला ही नहीं, वो जाके बैठ गया। बच्चों ने बताया कि गुरुजी इसके लगी। हाँ, खून टपक रहा था। तो उसके लगी। मैंने देखा यार ये तो गलत हुआ। लेकिन इंटरवल में उनके घर से 2 लड़के आए और उन्होंने कहा गुरुजी इसको आप पहले पीटते ना, तो ये 5वीं तक क्लास, 5वीं थी वो क्लास, 5वीं कक्षा तक ये कामयाब हो जाता। हाँ, इसका ध्यान देना। बिल्कुल। एक चीज, ये एक बार उलाना ये आया था, तो ये उलाना समझो तो कुछ भाई इनके करियर में शायद ही कोई घर से कोई आया होगा, ये चीज हमने देखी है। एक चीज और पूछना चाहूंगा, पीटना मारना उस समय में होता था, और बच्चे हैं वो कुछ न कुछ ज्यादा सीखते थे, ये रियलिटी है। आजकल आप उलाना लेकर जाते हैं, बच्चे को पीटते, आजकल तो चलो कानून भी बन गया राजस्थान में, बड़ा सुंदर कानून है, राजनीति चरम सीमा पर है कि बच्चों को इसलिए पीटा जाता था। मेरा मानना है कि उस समय में बच्चे को पीटने से ही ज्ञान की वृद्धि होती थी, न कि सीधे साधारण तौर पर आप उस बच्चे में ज्ञान की वृद्धि कर पाए। पीटने से, डर से वो उस चीज को ज्यादा सीखता था। नहीं, अब इसको ऐसा तो नहीं मान सकते। हालांकि वो एक डर्रा चला आ रहा था, कहने का मतलब वो डर्रा चला आ रहा था, और वो कहते थे वही भयभीन कोई प्रेत नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ कहते थे, और वो डरा चला आ रहा था। लेकिन अब जो ये कानून बना हुआ है, इस कानून के तहत अगर हम देखें, और जो कहा गया है कि भाई बच्चे जो है वो प्यार से ज्यादा सीखते हैं, तो हैं बच्चे, प्यार प्रेम से भी बच्चे ज्यादा सीखते हैं, खेल खेल में बच्चे ज्यादा सीखते हैं,
हैं? बात तो ये भी सही है। बिल्कुल। और इसलिए आज कुछ आज का जो बालक है उसकी आईक्यू तेज है। हाँ, वर्तमान में तेज है। पहले एडवांस। विद्यालय जब बच्चों को ले जाते थे तो पकड़ पकड़ कर ले जाया करते थे, पीट के ले जाया करते थे, रोता हुआ वो अभिभावक आया करते थे, हाथ पकड़ा के में वो चले जाते थे हैं? और अब बच्चे जो है वो खुशी खुशी स्कूल आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्यार प्रेम मिल रहा है। पहले उनको ये लगता था कि ये अध्यापक है, ये पीटेगा। अच्छा। और घर वाले भी यही कहते थे कि ये गुरुजी जा रहे हैं, स्कूल भेज देंगे। इस प्रकार बच्चों की मानसिकता उस समय जो है ना वो खराब कर दी जाती थी। और बच्चों को ऐसा लगता था स्कूल में जाने से न जाने क्या होगा। देखिए, अब आप बता रहे हैं कि अब प्रेम प्यार है वो बंट रहा है स्कूलों के अंदर, और वृद्धि हो रही है। हाँ। वृद्धि के साथ साथ गुरुदेव एक चीज हमने देखी है धरातल पर, उन बच्चों में गुंडागर्दी का लेवल भी बढ़ा है, लेकिन उस समय में नहीं था। ये चीज भी आप देखिए। वो लेवल तो हमने अभी बात की ना कि भाई मोबाइल वाली ये जो है ना इससे बढ़ता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है। मेरा पोता है वो देखता है। हाँ, बाहर तो हम वो बात ही नहीं कर देखता सकते। है तो वो कभी तो कहता है कि मैं कौन सा वो पहलवान हूँ। अच्छा। और कभी वो फाइटर मारने पीटने की बात भी कर लेता है। अच्छा। अच्छा, मतलब दादा पोते की है वो गुड जोरदार। यानी हाँ, कहने का मतलब वो जो बातें वो करता है उसके अनुसार, यानी इतने बड़े बच्चे को ये बातें पता होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आईक्यू एडवांस हो रहा है बच्चों का। तो एक चीज और बताइए, आपने हारमोनियम है, संगीत की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं से आपने ली है, हारमोनियम आपने सीखा, बड़ा कठिन होता है। रियलिटी में हमने देखा है हारमोनियम सीखना बहुत कठिन है। आपने कितने दिनों में सीखा और कहाँ सीखा? जैसे विद्यालय में आजकल क्या करते हैं ना कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, वैसे हमने तो खेल खेल में सीखा। अच्छा, कहीं मतलब और खेल खेल में सीखा वो मैं बताता हूँ। जैसा मैंने कहा था ना कि ये संगीत में तो रुचि थी, कक्षा 3 से ही रुचि थी और हमेशा गाया करते थे। और आवाज जो है वो गॉड गिफ्ट थी। हाँ, ठीक है। अच्छा, इस चीज को भी आप मानते हैं कि आवाज गॉड गिफ्ट? बिल्कुल गॉड गिफ्ट है जी। अच्छा, कोई बना नहीं सकता? बना सकते हैं तो वो वैसी नहीं बनती जैसी वो गॉड गिफ्ट वाली आवाज है। भाई ये चीज नोट करने वाली है। ये इसका क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा जाता है। सीख के जो मतलब क्या बनाता है उसमें और ओरिजिनल जो अपनी स्वयं की है उसमें अंतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या है कि हमारे ये पास वाला जो घर है, मैंने कहा था ना संतोष जी जो हमारे भाई लगते थे जी जी, इनके घर हारमोनियम पढ़ाया जाता था। और अच्छा। वो जैसे बाहर जाते और हम 2-3 थे यहाँ, तो वहां जाके हारमोनियम पर लग जाते। अच्छा। और यहाँ उनके पास कुछ कलाकार आते रहते थे, हम उनके पास बैठ के सुनते थे। तो सुनते थे, उससे असर पड़ा। ठीक है। और हारमोनियम धीरे धीरे वो ट्रेंड होते गए। बिल्कुल बजाते गए। एक उस समय फिल्मी पत्रिका आती थी माधुरी, पाक्षिक थी। माधुरी तो 2017 तक आती थी शायद। पाक्षिक पत्रिका थी, उसमें एक गीत की धुन आती थी। हाँ। अब हम लोगों को ये पता नहीं था, 2-3 हम जाते थे ना, उनको पता नहीं था कि कौन सा सुर कहाँ लगाया जाए। अच्छा। लेकिन हम उसको देख के भी लगे रहते थे। फिर धीरे धीरे उनके साथ वो बैठ कर वो अपने आप को नॉलेज होता गया, बजाते गए। फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर वो प्राइवेट स्कूल में मैं था, वहां वो हारमोनियम था। वो साथ साथ में आप बजाते गए। हाँ, तो इस प्रकार से वो नॉलेज बढ़ता चला गया। अच्छा, एक शास्त्रीय संगीत शिक्षा नहीं ली मैंने। हाँ, ये मतलब विधिवत शिक्षा और जो आपने सीखी उसमें फर्क है। मतलब फर्क इतना ही है कि जो विधिवत सीखते हैं कोई विधिवत शिक्षा तो अच्छी है ही, शास्त्रीय संगीत अच्छा है ही, है कि नहीं, लेकिन उसको सीखने में समय भी लगता है। अब अपने जो भजन गायक हैं वो कहीं शिक्षा नहीं लेके आते हैं, भजन मंडली के साथ वो बजाना सीख जाते हैं। लेकिन उनमें ऐसा है कि वो हर चीज नहीं बजा सकते। लिमिट होती है उनकी। और मैं लगभग बजा सकता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने बच्चों के साथ तो संगत की है, हर गीत में की है। यानी वो ये मान के चलो कि वो भी मेरी शिक्षा थी, मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। आपका रियाज हमेशा होता गया। हाँ। और
जो ये फिल्म संगीत चलता है अपना, हम्म। उसमें मेरी काफी रुचि थी। अच्छा। तो पहले क्या होता था कि वो फिल्मी गीतों की किताबें आती थी हम्म। अपने यहाँ, तो वैसे फिल्मों वाला तो कोई माहौल ही नहीं था, यहाँ कोई सिनेमा हॉल वगैरह था ही नहीं, लेकिन वो फिल्मी गीतों की किताबें आती थी। वो किताब इधर उधर कहीं जाने का होता तो वो ले आते, वो बिल्कुल। गीत गुनगुनाते थे, रेडियो बजते थे, रेडियो घर पर भी रखता था, तो रेडियो पर वो गीत संगीत सुनते थे। कुल मिला के उनको ही फिर हारमोनियम में बजाने की कोशिश करते करते करते, वो कहते ना, करते करते वो- अभ्यास के जड़मती होत सुजान। बिल्कुल रिदम सेट हो गई हाँ, वहाँ। वो बिल्कुल सेट हो गया। बिल्कुल। तो मैंने विधिवत शिक्षा नहीं ली। अच्छा कृष्ण जी, आपसे हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जो कुदरती जो आवाज मिलती है वो आवाज अलग होती है। कोई छोटा सा कोई देशभक्ति आप सुनाए, हमारे दर्शकों को पता चले, क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उसके माध्यम से भी यदि नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि लोग आपको बहुत सुनना चाहते हैं। इसे गीत के माध्यम से आप बताएं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि ये शिक्षा भी देना चाहते हैं, रिटायर होने के बाद शिक्षा से जुड़ा इनको रहना जरूरी है और रहना भी चाहते हैं। तो पहले एक वो गीत आप सुनाए। वैसे तो क्यों बिना साज के तो हाँ हाँ, होता थोड़ा नहीं, लेकिन अलग फिर भी हम्म। मैं वही मार राग वाला वो जो गीत कक्षा 3 में गाया था ना, मुरुदर आवाज। आज अब वही सेट हो रहा है। तो उसी की 2 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मरुधर म्हारो देश माने प्यारो लागे जी, हाँ माने मरुधर म्हारो देश माने प्यारो लागे जी, ऊंचा ऊंचा धोरा ऊपर उजड़ी निर्मल रेत, ऊंचा ऊंचा धोरा ऊपर उजड़ी निर्मल रेत, चम चम चमके चांदनी में जू चांदीरो खेत माने प्यारो लागे जी, हाँ माने मरुधर मारो देश माने बालो लागे जी। क्या बात है। देखिए आवाज का जादू है वो अलग होता है। आपके इस मतलब गीत के बाद एक सवाल है वो और पनप गया भाई। इच्छा तो है कि आपसे हम बात करते रहें, लेकिन एक सीमा होती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जब गाया तब मैं भी बैठा हूं और सामने आपके सुपुत्र भी बैठे, हमारे कैमरामैन भाई साहब भी बैठे हैं, आपको रत्ती भर भी शंका नहीं आया? इसके पीछे इस शंका को लोग जानना भी चाहते हैं। एक तो देखिए स्टेज पर खड़ा होकर बोलना, क्योंकि पहली बार आप खड़े होते हैं तो पैर धूजने लग जाते हैं। गाना यदि आप बिना साज के किसी के कहने पर आप बोल रहे हैं तो आपका शरीर है वो कहना ही बंद कर देता है, लेकिन आप में वो नजर नहीं आया। इसका जो राज है वो आप बताएं ताकि आपको मतलब फॉलो करें लोग। इसकी 2-3 बातें हैं। जी सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे को स्कूल में स्टेज मिलना चाहिए। बिल्कुल, मुझे मिला है। और ये हम करते आए हैं। बिल्कुल। अधिकांश बच्चों को हम प्रार्थना में बुलाते हैं, क्लास में बोलने का वक्त देते हैं। जी जी जी। यानी अभिव्यक्ति जो है वो बच्चे की स्कूल से शुरू हो जाती है, बाल सभाएं होती है वहां से। और मेरा ऐसा हुआ है। आप मतलब बाल सभा से जुड़े रहे हैं। अब उसके बाद की बात, अब उसके बाद जैसे शारीरिक स्थिति की बात है, तो इसमें ऐसा है कि जब व्यक्ति शुरू से ही स्टेज पर आना सीख जाता है ना, तो उसमें क्या है कि लय ताल है, चाहे बोलने का लहजा है, वो उसमें ऐसा नहीं समझता कि मैं धीरे बोल रहा हूं, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, यानी उसका एक बन जाता है, सेट हो जाता है। हाँ सेट हो जाता है। तो वो उस हिसाब से शुरू करेगा। बिल्कुल। एक बच्चे को हम जो पहले नहीं गाया उसने और उसको कह देते ये सुना सुना, तो वो पता नहीं कहां से शुरू करेगा। तो कहां से शुरू करेगा तो फिर वो आगे नहीं बोल पाएगा। हाँ मतलब पैर भी धूजने लगते हैं। बिल्कुल सब काम होंगे, फिर वो आगे नहीं बोल पाएगा। और कई बार क्या है वो बहुत ही शर्मा के और एकदम नीचे स्वर से शुरू कर देता है, तो फिर वो आगे उसको बढ़ा नहीं पाएगा। बिल्कुल।
और साथ में उसके दिमाग में ये बना रहता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं, इसलिए वो स्टेज पर उसमें कंपन होता है। अच्छा। और इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे शुरू से ही मंच पर आए, वो प्रार्थना के माध्यम से आए, वो बाल सभा के माध्यम से आए, हैं, या और अभिव्यक्ति उसकी, ये तो प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं कक्षा में, वो भी अगर अपनी कक्षा के सामने भी सही ढंग से जवाब देता है ना बच्चा, तो उसका अभिव्यक्ति कौशल जो है वो सुदृढ़ होता है, वो खुलकर निखर कर आएगा लोगों के लेकिन सामने। वहां उसके सामने बात ये होती है कि प्रश्न आधा अधूरा याद होता है, और आधा अधूरा याद होता है तो एक तो वो गुरुजी के सामने खड़ा है तो वही वो मार वाली बात है, उससे डरता है उससे डरता है, और साथियों का संकोच होता है। हाँ, वो ऐसे एक तो मतलब जो ये है ना कंधा, वो ऐसे ही रहता है, अभी गुरुजी के पास खड़े हैं, हाँ हाँ, तो एक तो ऐसे ही रहता है बोलते टाइम भी, हाँ, क्योंकि वो कब मार दे पता नहीं। और अगर गुरुजी सामने गुरुजी एक बार सामने देख लें तो फिर वो ये देखता है कि अगर सही बोला है तो वो ये सोचता है कि मैंने गलत कह दिया। ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं शिक्षा से रिलेटेड हो या आज और उस समय के धरातलीय विषयों की बात हो, बड़े सरल तरीके से और सहजता से इन्होंने बताया है, और जो किस्से इनके साथ बीते हैं वो भी हमने साझा किए हैं। देखिए, आज जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, चाहे मेरे सामने 1000 लोग हों, लाख हों, कितना ही बड़ा नेता हो, कितनी बड़ी हस्ती हो, उनके साथ मैं बात कर सकता हूं। हस्ती की मैं बात कर रहा हूं तो कृष्ण जी मेरे सामने बैठे हैं, इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, और इन्हीं की देन है कि आज मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं, सौभाग्य है। और ऐसी ही गुरु महिमा लोगों के बीच पनपती रहे, इसी विषय से संबंधित आज हमने ये पॉडकास्ट क्रिएट किया है, जिसका प्यार और प्रेम आप हमेशा देते रहेंगे, लोगों तक, लाखों लोगों तक आप पहुंचाएंगे शेयर के माध्यम से। शेयर जरूर करिएगा, फॉलो जरूर करिएगा। और कृष्ण जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप अभी भी रुचि रखते हैं संगीत में भी और शिक्षा में, तो अब क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो भाई आपने अभी तक तो कोई सिस्टम क्रिएट भी नहीं किया है, तो क्यों ना आप यूट्यूब या कोई फेसबुक के माध्यम से उन बच्चों तक एक अलग शिक्षा पहुंचा पाए, ऐसा यदि हम इनसे है हमारी कि आप हमेशा दिखते रहें। मैं ऑनलाइन जो ये टॉपिक दिए जाते हैं, लेसन दिए जाते हैं, जी जी जी, वो बनाने की सोच रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब के माध्यम हाँ, से। जी जी, और ये जो उपकरण है वो मैंने सब ले रखे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब रुचि है आप? हाँ, ले रखे हैं। जी जी। अब उसका पहला वीडियो कब आ जाए देखिए, इनका पहला वीडियो आएगा, उसकी सूचना मीडिया 4x4 के माध्यम से हम देंगे। ये रियल है कि उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज मिल सके। भाई, इनका कोई चार्ज तो होगा ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से आप लेसन ले रहे हैं, तो इसका तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। अगर आप इनके लेसन यहाँ से क्रिएट, मतलब कोई पीडीएफ क्रिएट आप लेना चाहें, तो भाई उसका कोई थोड़ा बहुत चार्ज होगा, तो वो तो अलग है। लेकिन फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप इनके लेसन लाइव देख पाए, यही हमारी उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक अनोखी हस्ती से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।